शांति महसूस होती है। हाँ, वो तो है। मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल तय है, किसी मेडिकल एक्सरे रिपोर्ट की तरह, जहां लकीरें एकदम साफ हैं, सीमाएं पक्की हैं और हर पहाड़, हर नदी अपनी जगह पर स्थिर है। बिल्कुल, एक ठहराव सा लगता है। हाँ, लेकिन जब उन लकीरों के पीछे छिपी असलियत को खंगाला जाए ना, खासकर जब बात हमारी अपनी जमीन यानी भारत की हो, तो वो एक्सरे मशीन मानो काम करना ही बंद कर देती है। ये बहुत ही सटीक बात कही है। असल में हम इंसानों को ना दुनिया को एक ठोस और न बदलने वाले खांचे में देखना काफी पसंद है। सही बात है। एक कागज पर छपी लकीर हमें सुरक्षा का एहसास दिलाती है, लेकिन जमीन पर खींची गई लकीरें कभी भी स्थिर नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। और इसीलिए भूगोल कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं है जिसे बस फ्रेम करके दीवार पर टांग दिया जाए। एकदम सही। ये तो लगातार सांस लेता, बदलता और गहराता हुआ एक पूरा का पूरा जीवंत विज्ञान है। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में इसी जीवंत विज्ञान को डिकोड किया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी भी है। जी। आज का विषय भारत के भूगोल और उसके मूल सिद्धांतों का एक विस्तृत विश्लेषण है। आज का मिशन सिर्फ एक नक्शे पर उंगली रखना या कुछ आंकड़े रटना बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। आज का उद्देश्य ये समझना है कि इस विशाल पृथ्वी पर भारत की स्थिति, इसका फैला हुआ आकार, इसकी बदलती तटरेखाएं और इसकी सरहदें असल में हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखती हैं। और इस चर्चा की शुरुआत ना बिल्कुल बुनियादी स्तर से करनी चाहिए। हाँ, प्लीज बताइए। भूगोल यानी जो ज्योग्राफी शब्द है, वो खुद में ही अपना पूरा अर्थ समेटे हुए हैं। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, जियो जिसका मतलब है पृथ्वी, और ग्राफिया जिसका अर्थ है वर्णन करना। लेकिन ये वर्णन सिर्फ ये बताने तक सीमित नहीं है ना कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। एकदम सही। इस शब्द को सबसे पहले जिसने एक अलग विज्ञान के रूप में स्थापित किया था, वो थे प्राचीन ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज। अच्छा। हाँ, इसीलिए उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। इराटोस्थनीज ने सदियों पहले यह समझ लिया था कि भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों के नाम याद करने का विषय नहीं है। तो फिर ये असल में क्या है? ये पृथ्वी के भौतिक स्वरूप और जलवायु के बीच के उस गहरे संबंध को समझने का विज्ञान है, जो अंततः यह तय करता है कि कोई सभ्यता कैसे विकसित होगी। मतलब लोग क्या खाएंगे, कैसे घर बनाएंगे, बिल्कुल, और किन रास्तों से व्यापार करेंगे, ये सब भूगोल ही तय करता है। ये नजरिया तो पूरी तस्वीर को ही बदल देता है। तो सभ्यता के विकास और भूगोल के इस गहरे अर्थ को समझने के बाद सबसे पहला सवाल ये उठता है कि दुनिया के इस विशाल नक्शे पर भारत का सटीक पता यानी ग्लोबल एड्रेस क्या है। हाँ, ये समझना बहुत दिलचस्प है। अगर पृथ्वी को भूमध्य रेखा या इक्वेटर से बीचों बीच बांट दिया जाए, तो भारत पूरी तरह से इसके ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में मौजूद है। सही कहा। और अगर इसे खड़ी रेखाओं यानी देशांतर के हिसाब से देखा जाए, तो ये पूर्वी गोलार्ध में आता है। जी, और महाद्वीपों के पैमाने पर देखें तो ये एशिया महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में है, जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। बिल्कुल, एक ऐसा विशाल क्षेत्र जो उत्तर में ऊंचे हिमालय से लेकर दक्षिण में गहरे हिंद महासागर तक फैला है। और इस भौगोलिक पते का आकार भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ना, वो लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, सुनने में ये संख्या बहुत बड़ी लगती है। बिल्कुल लगती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर देखें तो ये पूरी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% हिस्सा ही है। सिर्फ 2.4%? हाँ, आकार के मामले में रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन हमारे पास है। हाँ, लेकिन अब जरा इस जमीन पर रहने वाले लोगों की बात करते हैं। पूरी दुनिया की लगभग 17.5% आबादी अकेले भारत में निवास करती है। बाप रे, 17.5%? हाँ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार तो भारत ने चीन को भी पछाड़ दिया है। मतलब दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश का स्थान ले लिया है। बिल्कुल। चलिए, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे एक बहुत ही छोटे से अपार्टमेंट में एक बेहद विशाल संयुक्त परिवार रह रहा हो। हाँ, बिल्कुल यही स्थिति है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इतने कम क्षेत्रफल में इतनी बड़ी आबादी का होना सीधे तौर पर एक भौगोलिक और संसाधनों की विफलता की ओर इशारा नहीं करता? पहली नजर में ये एक भयानक संकट लग सकता है ना? हाँ, क्योंकि 2.4% जमीन पर 17.5% आबादी का बोझ
पानी, कृषि योग्य भूमि और ऊर्जा जैसे संसाधनों पर भारी दबाव डालता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है जी। कि भूगोल सिर्फ सीमाओं का नहीं, संभावनाओं का भी विज्ञान है। ये उच्च जनसंख्या घनत्व केवल एक चुनौती नहीं है, सही परिप्रेक्ष्य में देखने पर यह दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन कैपिटल या मानव पूंजी का निर्माण भी करता है। लेकिन जमीन तो नहीं बढ़ रही है ना, फिर इस मानव पूंजी का फायदा कैसे मिलेगा? यहीं पर मानव भूगोल काम आता है। इतनी बड़ी और युवा आबादी एक ऐसा विशाल घरेलू बाजार और कार्यबल तैयार करती है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति दे सकता है। अच्छा, मतलब लोग ही सबसे बड़ा संसाधन बन जाते हैं? एकदम सही। भूगोल हमें यह भी सिखाता है कि कैसे सीमित संसाधनों के बीच तकनीक और नवाचार का उपयोग करके उपज बढ़ाई जा सकती है। यह जमीन की कमी को मानव संसाधन की बौद्धिक क्षमता से संतुलित करने का एक जीता जागता उदाहरण है। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो जब भारत का ग्लोबल एड्रेस और इस घर में रहने वालों का घनत्व समझ आ गया है, तो अब इस घर की लंबाई, चौड़ाई और इसके कमरों के बीच के गणित को समझते हैं। बिल्कुल। अक्षांश और देशांतर की बात करते हैं। जी। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में लगभग 37 डिग्री अक्षांश से लेकर दक्षिण में 8 डिग्री अक्षांश तक फैली है। सही है। वहीं पश्चिम से पूर्व की ओर ये 68 डिग्री देशांतर से लेकर 97 डिग्री देशांतर तक जाती है। अगर इसे सीधे शब्दों में कहा जाए तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम दोनों ही तरफ ये फैलाव लगभग 30 डिग्री का है। और इस 30 डिग्री के फैलाव का असल मतलब बहुत गहरा है। वो कैसे? इसका मतलब है कि उत्तर में कश्मीर की बर्फीली हवाओं से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी की उमस तक एक सीधी रेखा में यह दूरी 3214 किलोमीटर बैठती है। बाप रे, काफी बड़ी दूरी है। हाँ, और वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों से लेकर पश्चिम में गुजरात के रण तक यह चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। मतलब हम एक ही देश में दुनिया के लगभग हर प्रकार के मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों को समेटे हुए हैं। बिल्कुल समेटे हुए हैं। और इस विशाल फैलाव को नापने के लिए 4 आखिरी छोर मौजूद हैं। हाँ, भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स। जी। उत्तर में लद्दाख की कंपा देने वाली ठंड के बीच सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित इंदिरा कोल हमारा उत्तरी बिंदु है। सही कहा। दक्षिण में मुख्य भूमि पर तमिलनाडु का केप कैमोरिन है, लेकिन अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए जिसमें हमारे द्वीपगी शामिल है, तो वो अंडमान निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। बिल्कुल। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का किबिथु और पश्चिम में गुजरात के कच्छ में गुहार मोती देश के आखिरी छोर हैं। इन भौगोलिक सीमाओं के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखा गुजरती है। कर्क रेखा। हाँ, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अक्सर लोग इन 8 राज्यों के नाम रटने के लिए तरह तरह की ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक बहुत मशहूर ट्रिक है मगरमच्छ झपटा। हाँ, छात्रों के बीच ये काफी मशहूर है। लेकिन असल सवाल ये है कि इस एक रेखा का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। मतलब ये सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर ही तो है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये लकीर असल में पूरे देश का क्लाइमेटिक थर्मोस्टेट है। क्लाइमेटिक थर्मोस्टेट? हाँ। वो कैसे? ये रेखा भारत को जलवायु के आधार पर 2 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में बांट देती है। कर्क रेखा के दक्षिण का हिस्सा उष्णकटिबंधीय है, जहां सूरज की किरणें साल भर लगभग सीधी पड़ती हैं। अच्छा, इसीलिए वहां ज्यादा ठंड नहीं होती? बिल्कुल, यहाँ कड़ाके की सर्दी नहीं होती। वहीं इस रेखा के उत्तर का हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय है, जहां सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जिससे वहां स्पष्ट सर्दियां और गर्मियां होती हैं। एकदम सही। और यही एक रेखा तय करती है कि उत्तर भारत में गेहूं की खेती होगी और दक्षिण भारत में चावल और मसालों की बम्पर पैदावार होगी। सच में? हाँ, ये हमारे पहनावे, हमारे भोजन और हमारी पूरी संस्कृति का आधार है। ये समझना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक अदृश्य अक्षांश रेखा हमारी थाली का खाना तक तय कर रही है। बिल्कुल करती है। अब अक्षांश से देशांतर की ओर आते हैं, जहां मामला थोड़ा और उलझ जाता है। समय की गणना का पूरा खेल देशांतर रेखाओं पर ही टिका है। हाँ, लॉन्गिट्यूड्स पर। पूरी दुनिया का समय लंदन के ग्रीनविच से तय होता है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि प्रयागराज के मिर्जापुर से गुजरती है और 5 राज्यों को छूती है। जी। पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, इसलिए हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे हैं।
यहाँ तक तो गणित बिल्कुल सीधा है। हाँ, ये तो बेसिक गणित है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो हमारे अपने देश के भीतर का समय है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है। बिल्कुल है। अगर 30 को 4 मिनट से गुणा किया जाए तो ये पूरे 120 मिनट यानी 2 घंटे का अंतर होता है। सही हिसाब है। इसका मतलब है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बज रहे होते हैं और सूरज पूरी तरह निकल चुका होता है, तब गुजरात में गहरी रात होती है। हाँ, भौगोलिक रूप से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। इतने बड़े अंतर के बावजूद पूरे देश के लिए सिर्फ एक ही टाइम जोन या मानक समय रखना कहाँ तक व्यावहारिक है? ये एक अच्छा सवाल है। मतलब ये तो ऐसा हुआ ना जैसे एक ही बड़े से ऑफिस में आधे लोगों को तब काम शुरू करने के लिए कह दिया जाए जब बाहर अभी भी अंधेरा हो। हाँ, बात तो सही है। तो क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब आलोचना है और इसीलिए अक्सर पूर्वोत्तर राज्यों से चाय बागान समय जैसी अलग समय व्यवस्था की मांग उठती रही है, ताकि वे दिन की रोशनी का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें और राष्ट्रीय स्तर के प्रशासनिक नजरिए से समझें, तो एक टाइम जोन देश की प्रशासनिक और भौगोलिक एकता को बांधे रखने का काम करता है। अच्छा। जरा सोचिए, अगर देश में 2 या 3 टाइम जोन होते, रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क जहां हजारों ट्रेनें रोज सीमाओं को पार करती हैं, उनकी शेड्यूलिंग में कितना बड़ा भ्रम पैदा होता। लेकिन क्या सिर्फ ट्रेनों का टाइम टेबल सही रखने के लिए करोड़ों लोगों की दिनचर्या में दखल देना सही है? ये सिर्फ ट्रेनों की बात नहीं है। ये शेयर बाजार, बैंकिंग सिस्टम, राष्ट्रीय पावर ग्रिड और आंतरिक सुरक्षा का भी मामला है। ओ, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जी, एक ही समय होने से पूरे देश का सिस्टम एक लय में काम करता है। अलग अलग टाइम जोन होने से राज्यों के बीच समन्वय बिठाने में जो आर्थिक और प्रशासनिक नुकसान होता, वह दिन की रोशनी बचाने के फायदे से कहीं ज्यादा हो सकता था। ये बात तो है। इसलिए एक ही मानक समय रेखा को एक भौगोलिक समझौते के रूप में स्वीकार किया गया है। ये वाकई एक बहुत ही जटिल प्रशासनिक समझौता है। तो जमीन के इस फैलाव और समय के गणित को समझने के बाद अब नजर डालते हैं कि बाहरी दुनिया के साथ हमारा संपर्क कैसे होता है। जमीन और समंदर दोनों के जरिए। बिल्कुल। हमारी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग 15,106 किलोमीटर है। लेकिन समंदर की तरफ देखने पर एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो पुरानी किताबों को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। दशकों तक ये माना जाता रहा कि भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। जी, हमने भी यही पढ़ा था। लेकिन जब आधुनिक सैटेलाइट डेटा और अधिक सटीक लेजर मापन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, तो ये आंकड़ा अचानक बढ़कर लगभग 11,098 किलोमीटर हो गया। बाप रे, 7,516 से सीधे 11,098 किलोमीटर। हाँ, है ना हैरानी की बात। ये करीब 3,500 किलोमीटर का उछाल है। तो इन सब का क्या मतलब है? ये कैसे संभव है? क्या हमने अचानक समंदर के किनारे कोई नया राज्य खोज लिया जो इतने सालों से नक्शे से गायब था? नहीं, जमीन तो वही है, बस हमारे नापने का तरीका बदल गया। अच्छा। इसे विज्ञान में फ्रैक्टल ज्योमेट्री कहते हैं। समंदर का किनारा कभी कोई सीधी रेखा नहीं होता। इसमें हजारों छोटी छोटी खाड़ियां, घुमाव और दरारें होती हैं। पुराने समय में जब मोटे तौर पर नक्शे बनाए जाते थे, तो इन छोटे घुमावों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। लेकिन आज जब सैटेलाइट हर 1 मीटर के घुमाव को नापता है, तो कुल लंबाई अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये तकनीक का एक अद्भुत चमत्कार है। 9 राज्य समुद्र के किनारे बसे हैं और मुख्य भूमि की तटरेखा करीब 5422 किलोमीटर बैठती है। बिल्कुल। लेकिन समंदर का ये किनारा सिर्फ जमीन का अंत नहीं है। यहाँ मैरीटाइम जोन्स की बात आती है, जिसे किलोमीटर की जगह नॉटिकल मील में नापा जाता है। हाँ, समुद्री मील। तट से 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ। EEZ असल में क्या है? क्या इसे पानी के नीचे का एक अदृश्य साम्राज्य कहा जा सकता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अदृश्य साम्राज्य, इसे समझाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अच्छा। हाँ, अक्सर लोग सोचते हैं कि जहां बीच की रेत खत्म होती है, देश की सीमा वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन समुद्री कानून ऐसा नहीं मानता। तो कानून क्या कहता है? तट से 12 नॉटिकल मील तक हमारा प्रादेशिक जल है, जहां जमीन जैसा ही पूर्ण अधिकार है। उसके बाद 24 नॉटिकल मील तक का संलग्न क्षेत्र है, जहां सीमा शुल्क और पर्यावरण के नियम चलते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा खजाना 200 नॉटिकल मील तक फैले EEZ में है।
तो क्या आम लोग इस बात का एहसास कर पाते हैं कि हमारी सरहदें केवल बीच पर खत्म नहीं होती, बल्कि समंदर के काफी अंदर तक हमारा आर्थिक राज है? बहुत कम लोग ये जानते हैं। इस पूरे विशाल समुद्री इलाके में भारत को तेल और प्राकृतिक गैस निकालने, मछली पकड़ने और समुद्र की गहराई में मौजूद खनिजों के खनन का विशेष अधिकार मिला हुआ है। मतलब कोई और देश वहां नहीं आ सकता? दुनिया के किसी और देश का जहाज यहां आकर बिना हमारी इजाजत के एक मछली भी नहीं पकड़ सकता। 200 नॉटिकल मील के बाद ही हाई सी या खुला समुंदर शुरू होता है। ये सिर्फ खारा पानी नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा अदृश्य इंजन है। बिल्कुल। और इस अदृश्य साम्राज्य में द्वीपों का भी एक अहम रोल है, खास तौर पर वो समुद्री रास्ते जिन्हें चैनल कहा जाता है, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। जी हाँ, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मुख्य लक्षद्वीप को मिनिकॉय से और 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। लेकिन इन चैनलों को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? ये तो बस पानी के रास्ते हैं। ये सिर्फ पानी के रास्ते नहीं है, ये समंदर के टोल नाके या अंतर्राष्ट्रीय चेक पॉइंट्स हैं। अच्छा, व्यापार के लिए? हाँ, दुनिया भर के मालवाहक जहाजों को इन्हीं पतले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। जो देश इन रास्तों के पास अपनी नौसेना मजबूत रखता है, वो पूरे वैश्विक व्यापार और सुरक्षा पर नजर रख सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव है। अब जब समंदर और उसके नीचे छिपे साम्राज्य की बात हो गई है, तो ये देखना भी दिलचस्प होगा कि हमारे इन विशाल बाणों के उस पार सूखी जमीन पर कौन रहता है। हमारे पड़ोसी? हाँ, हमारा पड़ोस कैसा है? और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास देखने को मिलता है। वो कैसे? जब भी सरहदों की बात आती है ना, तो रोजाना होने वाली चर्चाओं या अखबारों में हमेशा पाकिस्तान या चीन का ही नाम हावी रहता है। हाँ, ये तो है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ हमारी 3330 किलोमीटर लंबी रेड क्लिफ रेखा है और उत्तर में चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी मैकमोहन रेखा है। लेकिन विरोधाभास ये है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा इनमें से किसी के साथ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो पूरे 4096 किलोमीटर लंबी है। जी हाँ, 5 राज्यों से लगती है ये सीमा। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में एक बहुत शांत पड़ोसी है जिसके साथ हमारी सबसे लंबी दीवार साझा होती है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं और सारा ध्यान उन पड़ोसियों पर रखते हैं जो बहुत शोर मचाते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन बांग्लादेश के साथ ये सीमा इतनी लंबी क्यों है? आकार में तो ये चीन या पाकिस्तान से काफी छोटा देश है। इसके पीछे का कारण शुद्ध रूप से भौगोलिक है। चीन के साथ हमारी सीमा हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से होकर गुजरती है, लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है। तो वहाँ सीमा कैसी है? वो सीमा बंगाल के उस विशाल डेल्टा से होकर गुजरती है, जहां हजारों नदियां, दलदल और जंगल हैं। नदियां रोज अपना रास्ता बदलती हैं। मतलब कोई सीधी दीवार या बाढ़ नहीं खींची जा सकती। बिल्कुल, यह सीमा कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि एक अत्यधिक घुमावदार और कटी-फटी रेखा है। और इसी घुमावदार प्रवृत्ति के कारण इसकी कुल लंबाई इतनी ज्यादा हो जाती है। समझ गई। और ये विविधता सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हमारा पूरा पड़ोस एक भौगोलिक अजायब घर की तरह है। हाँ, बिल्कुल। पूर्व में हमारे पास भूटान जैसा छोटा लैंडलॉक देश है, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है। थोड़ा सुदूर पूर्व की ओर जाएं तो म्यांमार है, जो कभी 1937 तक हमारा ही हिस्सा था। जी, जिसके साथ हमारी सीमा घने जंगलों से होकर गुजरती है। और फिर दक्षिण में श्रीलंका है, जो जमीन से नहीं बल्कि समंदर के संकरे रास्तों से हमसे अलग होता है। ये पड़ोस ये साबित करता है कि भूगोल ही भाग्य है। हिमालय की ऊंचाई ने सदियों तक हमें मध्य एशिया के आक्रमणों से सुरक्षित रखा। वहीं दूसरी तरफ खुले समंदर ने हमें व्यापार करने का मौका दिया। सीमाओं का ये विविधता भरा स्वरूप भी हमारे जटिल इतिहास का असली कारण है। बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह आज की ये चर्चा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज के शुरुआती विचारों से लेकर हमने ये देखा कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इतने कम क्षेत्रफल में रहती है। हाँ। हमने अक्षांश और देशांतर के उस ग्रिड को डिकोड किया, जो न सिर्फ हमारा मौसम तय करता है, बल्कि अरुणाचल और गुजरात के बीच 2 घंटे का समय का फासला भी पैदा करता है। और हमने समंदर के भीतर के उन समुद्री अधिकारों को भी समझा, कि उस अदृश्य साम्राज्य को। और आखिर में
अपने पड़ोसियों के साथ जुड़ी कटी-फटी सरहदों के पीछे के भौगोलिक कारणों को भी जाना। इन सब बातों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि एक जीवंत प्रणाली है। बिल्कुल। और आज के इस गहन विश्लेषण से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? जैसा कि हमने देखा, सैटेलाइट डेटा और नई तकनीक के आने से हमारी तटरेखा का आंकड़ा 7,516 किलोमीटर से बदलकर अचानक 11,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया। हाँ, ये एक बड़ा खुलासा था। इससे ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि भूगोल केवल एक स्थिर, रुकी हुई चीज नहीं है जो हमेशा के लिए किताबों में छप गई है। तकनीक और समय के साथ हमारी अपनी जमीन के बारे में हमारी समझ भी बदल रही है। एकदम सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे हमारी तकनीक और बेहतर होगी, लेजर मैपिंग और डीप सी एक्सप्लोरेशन जैसी चीजें आगे बढ़ेंगी, तो भविष्य में हमारी अपनी ही दुनिया के बारे में और कौन से नए सच सामने आएंगे जो आज के इन नक्शों को पूरी तरह बदल देंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि तस्वीरें बदलेंगी। बिल्कुल। तो अगली बार जब भी कोई नक्शा देखा जाए तो उसे एक नए नजरिए से देखने की कोशिश होनी चाहिए। ज्ञान के इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए। नक्शे को देखने पर ना अक्सर एक अजीब सी शांति महसूस होती है। हाँ, वो तो है।